हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। तो इस वीक में जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे रिगार्डिंग इकोनॉमी उनको कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला देखो आर्टिकल जो हम देखेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग यील्ड इन्वर्जन, सॉफ्ट लैंडिंग एंड रिवर्स करेंसी वॉर। देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है। इवन इन तीनों टर्म्स ना, ये तीनों टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर्स करेंसी वार क्या होता है, यील्ड इन्वर्जन क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो एक्चुअल में ना, आप भी थोड़ा बहुत पिछले हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अभी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, राइट। और स्पेशली मैंने आपको यूएसए का एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम कि यूएसए में ना वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है इस टाइम। अप्रॉक्सीमेटली ना 9.1% इनकी यूएस की इन्फ्लेशन चल रही है। और इनका टारगेट होता है लगभग 2% के आसपास का, कि 2% से नीचे करनी है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन हो कितनी गई है, 9.1। देखो इतना जब गैप आ जाता है ना कि जो हमारा टारगेट होता है और जो एक्चुअल वैल्यू है, तब कुछ ड्रास्टिक या मतलब कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और यूएस का क्या है, वहाँ का सेंट्रल बैंक दैट इज़ फेड। तो यानी कि फेड को कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब आप सोचो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है यूएस फेड ने, तो वो क्या करेगा। एक तरह से वहाँ पे मतलब वो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई करता है ना, एक तरह से रेपो रेट बढ़ा देता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, वहाँ पर भी इसी तरह से फेड क्या करता है, मॉनेटरी टाइटनिंग। ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो यूएस के अंदर होगा क्या, यूएस के अंदर इन्वेस्टर्स अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। जब देखो फेड ने क्या किया, मॉनेटरी टाइटनिंग। ठीक है, तो महंगे हो गए ना वहाँ पे हर चीज़ें। अगर आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं एक तरह से वो यूएस में इन्वेस्ट करते जाएंगे। इस वजह से होगा क्या, इस वजह से डॉलर की क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और डॉलर की जैसे ही डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, डॉलर क्या होगा, डॉलर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। आजकल आप सुन रहे हो ना कि $1 इक्वल टू 80 रुपये हो गया है। ठीक है ना, बीच में थोड़े टाइम के लिए हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है, ये $1 इक्वल टू 80 इसीलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर बाकियों से मजबूत हो गया है। रुपी या बाकी इवन बाकी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर स्ट्रांग हो चुका है। तो थोड़ा इस चीज़ के साथ हम इस चीज़ को डील करेंगे कि क्या मतलब और क्या रीजंस हैं। ठीक है, फर्दर इसको और पढ़ेंगे। ठीक है, इवन एक ना फर्दर एक और आर्टिकल आया था जैसे ये वाला कि 80 रुपीज़ अगर $1 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, राइट। तो बिफोर ना हम इन चीज़ों पे जाएं कि बॉन्ड यील्ड क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बॉन्ड्स के बारे में बता देता हूँ। देखो बॉन्ड क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, चाहे जैसे हमारी गवर्नमेंट्स होगी या फिर जो अलग अलग कॉरपोरेशन, अलग अलग कंपनीज ना, जैसे रिलायंस हो गया या कोई और भी कंपनी हो गया, तो ये सारी गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस पैसा रेज करती हैं लोगों से। जैसे फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि एक बॉन्ड इस तरह से होता है, ठीक है, और फिर वो फर्दर इन्वेस्टर उसको परचेज करता है, फिर उसकी कूपन पेमेंट्स होती हैं गिवन द फैक्ट कि वो जैसे जीरो कूपन बॉन्ड अगर नहीं है तो उस केस में कूपन्स नहीं होंगे, अदरवाइज कूपन होते हैं। एंड कंपनी प्रिंसिपल को रिपे करती है। समझाता हूँ देखो थोड़ा सा, और जिन्होंने पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत आती होगी। देखो बॉन्ड ना सिंपली ऐसा समझो, एक तरह का कागज़ है। अब कागज़ है तो कुछ लिखा तो होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर लिखा है कि ये कागज़, इसका प्राइस, इसको बोल देते हैं बॉन्ड प्राइस। इसके साथ ही अगर देखो नॉर्मली मतलब जिसमें कूपन मिलता है उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 7% और टाइम पीरियड लिखा होता है। टाइम पीरियड मान लो लिख दिया 5 साल। ठीक है जी, इस तरह से इस कागज़ पे लिखा होता है। तो देखो वर्क कैसे करता है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आप हो, आप इन्वेस्टर हो, आपने ये बॉन्ड खरीदा। आप कितने का खरीदोगे, मान लो आपने गवर्नमेंट से ही खरीदा, आप 100 रुपये का खरीदोगे। तो यानी कि आपकी जेब से गए कितने, 100 रुपये। ये कब गए, आज के दिन, मैं इसको ज़ीरो मान के चल रहा हूँ। अब 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद आपको ये जो 100 रुपया है ना, इसके ऊपर 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि कितने पैसे मिलेंगे, 100 के ऊपर 7% का इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको मिलेंगे कितने, 7 रुपये। ठीक है जी। फिर दूसरे साल के एंड पे कितने मिलेंगे, फिर से 7 रुपये। तीसरे साल के एंड में फिर से 7 रुपये। चौथे साल के एंड में फिर से 7 रुपये। 5वें साल के एंड में फिर से 7 रुपये। अब देखो 5 साल हो गए ख़त्म, और यही तो इसकी मेच्योरिटी थी 5 साल। अब 5 साल जैसे ख़त्म हुए यानी कि मेच्योरिटी पीरियड आ गया, तो जो आपने स्टार्टिंग में ये 100 रुपया इन्वेस्ट किया था ना, ये 100 रुपया भी आपको वापस आ जाएगा। तो समझ आया यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब था इतने रुपए आपकी जेब से गए, क्यों, क्योंकि आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करे। फिर हर साल आपको 7-7 7-7 रुपये मिलते गए, क्यों,
क्योंकि ये बॉन्ड जितने का आपने 100 रुपये का ये था ना बॉन्ड, उसके ऊपर हर साल 7% इंटरेस्ट रेट मिलता गया। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं क्या, कूपन पेमेंट्स। ठीक है जी, ये होगी 7-7 रुपये क्या है, कूपन पेमेंट्स। एंड फाइनल जब मेचोरिटी के ऊपर आपको वापस से पूरा आपने बॉन्ड एक तरह से रिडीम कर लिया तो पूरा पैसा बस आपको वापस आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से गवर्नमेंट्स इस तरह से पैसा रेज करती है, इन्वेस्टर्स को इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कूपन पेमेंट्स मिलते हैं। कुछ और भी होते हैं, देखो जैसे जीरो जीरो कूपन बॉन्ड, उनमें इस तरह का कोई कूपन नहीं होता, वो अक्सर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स मतलब कुछ पैसा अर्न कर पाए, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है बॉन्ड की वर्किंग पे। आई होप अब आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि बॉन्ड ओरिजिनेट हुआ, बॉन्ड को इन्वेस्टर ने परचेज किया, कूपन पेमेंट्स हुए, एंड फाइनली कंपनी ने प्रिंसिपल को रीपे कर दिया। इसको क्या बोल दिया, बॉन्ड कैसे वर्क करता है। अब बॉन्ड देखो, बॉन्ड तो समझ आ गया, उसी तरह से एक चीज़ होती क्या है, बॉन्ड यील्ड। देखो बॉन्ड यील्ड में समझाता हूँ क्या होती है। जैसे आप एग्जांपल सोचो, बॉन्ड प्राइस समझ रहे हो, जो देखा था ना अभी 100 रुपया, ये क्या था, बॉन्ड प्राइस ही तो था। ठीक है, अब देखो बॉन्ड्स भी ना ऐसे, चलो एक बार गवर्नमेंट ने तो दे दिए, उसके बाद क्या होते हैं, इनको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब हो सकता है मैंने खरीदा गवर्नमेंट से, मैं आपको बेच दूं, आपने आपने उसको खरीदा था, आपने फर्दर अपने किसी दोस्त को बेच दिया, आपके दोस्त ने किसी और को बेच दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से इस बॉन्ड में भी ये चीज़ हो सकती है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि बॉन्ड में कितने रुपए में बेचूंगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज़ करेगा डिमांड के ऊपर ना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप में से कुछ लोग रिलेट भी कर पाओगे। देखो मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उसने मतलब अभी ना राजेंद्र नगर में उसने घर लेना था। ठीक है जी, अब उसको पता ब्रोकर ने क्या बोला, उसके ब्रोकर ने उसको बोला कि भैया आजकल ना फ्लैट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और क्योंकि फ्लैट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस वजह से क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ के जो प्राइजेज़ हैं फ्लैट्स के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो 10,000 में घर मिलता था, आज वो 15,000 में मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो फ्लैट्स है ना, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह से बॉन्ड्स के केस में भी सेम चीज़ होती है। कैसे, कि जैसे ही बॉन्ड्स की डिमांड, एक पर्टिकुलर बॉन्ड की डिमांड मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हुआ, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आया पॉइंट समझ में। देखो बॉन्ड का डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, बॉन्ड का प्राइस बढ़ा। तो देखो जो चीज़ मान लो 100 रुपये की थी ना, ये जो बॉन्ड प्राइस देखा था ना यहाँ पे 100 रुपया, तो ये डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मान लो हो जाएगा 102 रुपये का। ठीक है, इसके प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ गए, पर कहीं ना कहीं जो आपको आउटपुट मिलना है वो तो 107 ही मिलना है ना। ठीक है ना, आउटपुट तो 107 ही मिलना है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देख रहे हो, अब यहाँ पे अगर मैं यील्ड कैलकुलेट करने लगूंगा तो यील्ड कितनी आएगी, यील्ड सिर्फ इतनी आएगी कि आपने 102 रुपये इन्वेस्ट किए थे और आपको मिले कितने, 107। समझ आया। पहले केस में देखो, यहाँ पर जब हमने ये वाला केस देखा था, यहाँ पर यील्ड कितनी थी, 7%। पर क्योंकि अब बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई थी, तो 100 रुपये वाला बॉन्ड अब 102 में मिल रहा है और उस पर आउटपुट मिल रहा है हमें 107 का। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्या अभी भी 7% यील्ड है, द आंसर इज नो। ये लगभग ना 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 4 से 5% के बीच में। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जैसे ही बॉन्ड की डिमांड बढ़ी, उससे क्या बढ़ा, बॉन्ड का प्राइस, और जो यील्ड है वो आ गई नीचे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप रियलाइज कर रहे हो कि जो बॉन्ड का प्राइस होता है ना, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमेशा ही हमेशा। इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे भी हुए हैं, आगे भी पूछेगा, ध्यान रखना। बॉन्ड प्राइस क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट टू बॉन्ड यील्ड, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड कितनी है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ना इसको रट के जाते हैं कि बॉन्ड प्राइस ऐसे वेरी करता है, यील्ड के साथ ये रिलेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर अब आपने ये मैकेनिज्म समझ लिया है, अब आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपने मेरे सामने साथ साथ देखा है कि कैसे 100 से उसका प्राइस 102 हुआ, जैसे कि बॉन्ड डिमांड बढ़ी उसके साथ बॉन्ड प्राइस बढ़ा, एंड अकॉर्डिंगली यील्ड कम हो गई है। तो ये रटना नहीं है, इस तरह से समझने की कोशिश करनी है। तो आई होप ये चीज़ आपको बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब देखो होता क्या है, एक होती है हमारी आम जिंदगी। ठीक है, आप जानते हो आम जिंदगी के बारे में, तो नॉर्मल टाइम्स है हमारी आम जिंदगी। अब देखो एक चीज़ होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। देखो जब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि नॉर्मल टाइम्स में क्या हुआ, जब कोई चीज़ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में ना अक्सर क्या होता है कि ये कम रिस्की होता है, समझ रहे हो, और लॉन्ग टर्म होता है मोर रिस्की।
क्यों होता है मोर रिस्की? देखो कोई चीज़ आपको सोचो, मैं आपको बोलूँ कि भैया मुझे ना 50 साल के लिए लोन दे दो, तो आप सोचोगे कि सर 50 साल तो बहुत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50 साल तो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दोगे ना, तो वो हायर इंटरेस्ट रेट पे दोगे, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी हाई होती है, कहीं ना कहीं उसका रिस्क ज़्यादा एसोसिएटेड होता है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होता है। शॉर्ट टर्म ऑन द अदर हैंड लेस रिस्की होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आम जिंदगी में बॉन्ड यील्ड कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा, तो आप मुझे आसानी से बोल दोगे कि सर जब आम जिंदगी में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में बॉन्ड यील्ड होगा हमारा कम एंड लॉन्ग टर्म में बॉन्ड यील्ड होगा ज़्यादा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो यील्ड कर्व, यील्ड कर्व में सिंपली पता क्या होता है, हम उनको ना ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जैसे ये देखो, अगर मान लो ये है आधा साल, आधा साल में ये मेच्योरिटी है ना दिया हुआ, आधा साल मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आपको 2.5% की यील्ड मिल रही है, 2.5% का रिटर्न मिल रहा है। और यही देखो 10 या 20 साल के लिए देख लो, ये 3-3.5% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये होती है नॉर्मल यील्ड कर्व। आम जिंदगी में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म जब हुआ, शॉर्ट टर्म जब है बेसिकली मेच्योरिटी, उस टाइम पे यील्ड कम है और लॉन्ग टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग यील्ड ज़्यादा है, क्योंकि वो रिस्की ज़्यादा हो गया। पर कुछ उसके उल्टे केसेस भी आते हैं। उल्टे केसेस मतलब जो आम जिंदगी नहीं बची, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग ये आधे साल के लिए यील्ड कितनी है, लगभग 6.5%। और यहाँ पर देखो 7-8 साल पे या 10 साल पे ये यील्ड 6% से भी नीचे आ गई। तो ये तो हमारे नॉर्मल जो उसको है ना अगेंस्ट जा रहा है ना। देखो एक ना एक्चुअली यहाँ पे मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही हो तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा आज की वीडियो के लिए, मैं आगे से इसका थोड़ा ध्यान रखूंगा। तो एक्चुअल में देखो वापस आते हैं टॉपिक पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखो क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में यील्ड ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म वाले केस में यील्ड हो जाती है कम। ऐसा हो क्यों रहा है? देखो मैं थोड़ा सा ना इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो जब ना है नॉर्मल यील्ड कर्व की बात करते हैं कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है मतलब इकोनॉमी अच्छा चल रही है, ठीक है, इकोनॉमी इज डूइंग गुड। अब इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, आप पैसा किस में डालोगे, आप पैसा डालोगे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। क्यों डालोगे पैसा? देखो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मान लो शेयर मार्केट ग्रो कर रही है, हर चीज़ ग्रो कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे ना कि भैया मैं फटाफट पैसे डाल देता हूँ और जितना जल्दी मुझे रिटर्न मिल जाए उतना बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप डाल रहे हो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा डाल रहे हो ना, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। उससे क्या हुआ, उससे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की डिमांड बढ़ गई। अब याद करो वही सर्कल, जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ गई थी, याद करो फ्लैट्स की डिमांड बढ़ी थी, फ्लैट्स की डिमांड बढ़ी थी, उससे क्या हुआ था, फ्लैट्स के प्राइजेस बढ़ गए थे। और जैसे ही प्राइस बढ़ गए थे तो यील्ड क्या हो गई थी, उसका उल्टा, यील्ड हो गई थी कम। और यही तो हो रहा है, शॉर्ट टर्म में यील्ड है कम। क्यों कम है? क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है इसलिए लोग ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उनकी डिमांड बढ़ चुकी है और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी यील्ड है कम। अब एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ यहाँ पे इसका हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में इस वजह से यील्ड होती है ज़्यादा। ठीक है जी। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व में मुझे बताओ क्या होगा, इन्वर्टेड यील्ड कर्व में ना इकोनॉमी के अच्छे संकेत नहीं होते, इकोनॉमी इज डूइंग बैड। मतलब लोगों को ऐसा लगता है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी बुरा काम कर रही है। इकोनॉमी बुरा काम कर रही है तो होगा क्या, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड कम हो जाएगी, लोगों के पास इसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हुई जिसकी, उसके प्राइजेस कम हुए एंड यील्ड होगी ज़्यादा एंड कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्ग टर्म जो होगी वो होगी कम, कॉरस्पॉन्डिंगली कम। तो ये देखो इस वजह से शॉर्ट टर्म यील्ड यहाँ पे क्या है ज़्यादा, लॉन्ग टर्म यील्ड यहाँ पे है कम। इसको क्या बोल देते हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ठीक है ना, इन्वर्ट हो गया ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मतलब होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। तो ध्यान क्या देना है, जब इकोनॉमी अच्छी है तब क्या होगा, तब होगा शॉर्ट टर्म यील्ड कम एंड लॉन्ग टर्म यील्ड ज़्यादा। इन्वर्टेड यील्ड कर्व में क्या होगा, शॉर्ट टर्म यील्ड ज़्यादा और लॉन्ग टर्म यील्ड कम। समझ आया? थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड किया, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है बट कहीं ना कहीं ना हमने बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ने की कोशिश की है एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये चीज़ समझ भी आई होगी। ठीक है जी। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको और बताऊँ, नॉर्मल यील्ड क्या था, नॉर्मल यील्ड के अंदर देखो, नॉर्मल यील्ड के अंदर इन्वेस्टर्स बॉयंट फील करते हैं बिकॉज इकोनॉमी इज़ गुड, तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो पैसा डालते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर वो पैसा नहीं डालते या कम डालते हैं पैसा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इस वजह से बॉन्ड प्राइजेस क्या करते हैं, बॉन्ड प्राइजेस
हमारे लॉन्ग टर्म के, ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म के गिर जाते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी यील्ड बढ़ जाती है, और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इनके बॉन्ड प्राइस बढ़ गए एंड यील्ड हो गई कम। इसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड यील्ड। आई एम वेरी श्योर आपको ये चीज़ लिख पाओगे। अब देखो अब देखा पता क्या गया है आजकल या पिछले थोड़े टाइम के अंदर, हमें इन्वर्टेड यील्ड वाले केसेस देखने को मिल रहे हैं। हो क्या रहा है कि जो लॉन्ग टर्म यील्ड ज़्यादा है ना, वो लॉन्ग टर्म यील्ड है ना वो बेसिकली कम है और शॉर्ट टर्म यील्ड ज़्यादा है। ऐसा यूएस के केस में हमें देखा जा रहा है। और आप जानते हो कि ऐसा कब होता है, जब इकोनॉमी बुरे सिचुएशन में होती है। तो कहीं ना लोगों का कहना है कि हम शायद एक रिसेशन की तरफ जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म यील्ड कम है, शॉर्ट टर्म यील्ड ज़्यादा है, यानी कि इन्वर्टेड यील्ड वाला केस है। तो अगर कल को अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि इन्वर्टेड यील्ड क्या होती है, आई एम वेरी श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे से समझा पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अगर समझ आने में थोड़ा दिक्कत हुई है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना। ट्रस्ट मी, बहुत ही लॉजिकली समझाने की मेरी तरफ से कोशिश करी गई है, ठीक है। और अगर समझ आ गया प्लीज़ ना, थोड़ा सा एक बार मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज़ दोबारा देख लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया इन्वर्टेड यील्ड का कॉन्सेप्ट। उसके साथ ही देखो अगली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। अब मैंने आपको एक चीज़, देखो आपने वैसे सॉफ्ट लैंडिंग का वर्ड चंद्रयान 2 के टाइम सुना होगा कि उस टाइम ना जो आई थिंक विक्रम लैंडर करके था ना, हाँ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ये इनकी बातें चल रही थी। तो कहीं ना अगर जो लोग जानते हैं चंद्रयान 2, तो देखो चंद्रयान 2 हमारा ना प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया था। उसको एक्चुअल में क्या करनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग, पर हो क्या गई हमारे से, मतलब जो भी मतलब कुछ इश्यूज आ गए थे थोड़े, तो उससे हार्ड लैंडिंग हो गई थी। तो कहीं ना कहीं देखो ये वर्ड भी उसके जैसा ही है, हालांकि ये इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है थोड़ा। देखो सॉफ्ट लैंडिंग में देखो हो क्या रहा है, आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि जो फेड है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो मॉनिटरिंग टाइटनिंग कर रहा है। क्यों टाइटन कर रहा है? ताकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन 9.1% हो गई है, इसको कम करके वो 1-2% के आसपास लेके आए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, मतलब ऐसा ऐसा जब करेंगे मॉनिटरी टाइटनिंग को, तो वहाँ पे मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है ना। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में से पैसा कम करना पड़ेगा, यानी कि मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। अब मनी सप्लाई तो कम हो ही रही है, इसके साथ ही साथ जब मॉनेटरी टाइटनिंग होती है तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मनी, मतलब लोगों के पास मतलब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, सॉरी दाम नहीं, जो मतलब जैसे रेपो रेट मान लो इंडिया में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा कम हो जाता है। लोगों के पास एक तो पैसा कम होता है, उसके साथ ही साथ क्या होता है, अगर उनको कहीं से पैसा लोन की तरह खरीदना, लोन लेना होता है, तो वो उनको महंगे दरों पे मिलता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो लोग कहीं ना कहीं मार्केट में स्पेंड कम करेंगे, ठीक है ना। तो मार्केट में जब स्पेंडिंग कम होगी तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। लोगों से हाथ से पैसा छीना जा रहा है, लोगों के हाथ से पैसा कम किया जा रहा है, तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन तो आएगा ही आएगा। पर हो सकता है ये इकोनॉमिक स्लो डाउन रिसेशन में बदल जाए, ठीक है। तो अगर ये इकोनॉमिक स्लो डाउन एक तरह से रिसेशन बन जाता है, उसको सॉरी बोल देते हैं हार्ड लैंडिंग। एंड अगर ये रिसेशन में नहीं बदलता, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। देखो समझने की कोशिश करो, फेड का काम क्या है, फेड क्या कोशिश क्या कर रहा है, फेड कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करे। इन्फ्लेशन कब कम होएगी, जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा। और पर जब लोगों के हाथ में पैसा कम हो रहा है ना, उससे इकोनॉमी हमारी कम रफ्तार से ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया आएगा। और स्लो डाउन की वजह से कई बार हो सकता है कि स्लो डाउन मतलब ना स्लो डाउन ना रहे और वो एक तरह का रिसेशन बन जाए। अगर वो रिसेशन बन जाता है, इसका मतलब होता है कि हार्ड लैंडिंग हुई है। अगर स्लो डाउन हो जाए पर रिसेशन में तब्दील ना हो, उसको क्या बोल देंगे, सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेन ऐसे मतलब एक्ट बाय एनी सेंट्रल बैंक टू रिड्यूस मनी सप्लाई लीड्स टू recession is termed as hard lending. However, when the economy slows down but it does not lead to recession, that is known as soft lending. तो आई होप आपको ये सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। एक तीसरी टर्म और थी, देखो तीसरी टर्म डिस्कस करने से पहले ना मैं एक्चुअली तीसरी टर्म कौन सी है, रिवर्स करेंसी वार, मैं थोड़ा सा आपको ना बताना चाहता हूँ। देखो ये डिस्कस करना, डेप्रिसिएशन वगैरह वो डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो सोचो, मान लो ना कोई एक चीज़ है, कुछ भी मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी चॉकलेट है, एनीथिंग यू वांट टू अज्यूम। अब हो सकता है, देखो मान लो कि ये चीज़ इंडिया में आज मान लो 100 रुपये की है, ठीक है। मान लो ये चीज़ इंडिया में बनी बनी कितने की, 100 रुपये की, और आज है $1 इक्वल टू 50 रुपीज़। तो आप मुझे बताओ कि जब इंडिया से ये पर्टिकुलर चॉकलेट यूएस में जाएगी तो कितने डॉलर की बिकेगी।
बहुत ईजी है, ये $2 की बिकेगी, राइट, क्योंकि $100 का था ना इंडिया में बना, तो $1 = 50 के हिसाब से ये वहां की मार्केट में $2 की बिकेगी। ठीक है जी। अब एक चीज सोचो, अब ये तो था क्या, आम जिंदगी, ठीक है ना। अब आम जिंदगी से जब हम दूसरी जिंदगी में गए, हो सकता है कि ये $1 = 50 क्या हो जाए, $1 = 100 हो जाए। पॉसिबल है, ठीक है, मान लेते हैं पॉसिबल है। अब आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो कि जो $2 वाली जो चॉकलेट थी, अब कितने में मिल रही है, अब सिर्फ $1 में मिल रही है। देखो पहले भी इसका दाम इंडिया में, इंडिया की मार्केट में ₹100 ही था, पर क्योंकि ये $1 = 50, $1 = 100 हो गया, इस वजह से जो ये चॉकलेट $2 में पहले यूएस मार्केट में मिलती थी ना, अब वो $1 में मिलने लग गई। सोचो, मार्केट में जो चीज $2 में मिल रही हो, वो अचानक से $1 में मिलने लग जाए, तो ये चीज हो क्या होगी, सस्ती होगी ना चॉकलेट फॉर द यूएस मार्केट। तो कहीं ना कहीं वहां के लोग इसको ज्यादा खरीदने लग जाएंगे इस चॉकलेट को। क्यों? क्योंकि ये सस्ती चॉकलेट है, ये मतलब उसके प्राइसेस कम हो गए हैं एक तरह से यूएस मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहां से बेनिफिट किसको हो रहा है, यहां से बेनिफिट इस चॉकलेट वाले को हो रहा है जो इंडिया में चॉकलेट बना रहा है। उसको तो देखो ₹100 मिल रहे हैं, उसको तो चॉकलेट के ₹100 ही बेचने थे, पर क्योंकि यूएस में इसकी डिमांड बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इस चॉकलेट का प्राइस $2 से ₹1 हो गया है, बिकॉज ये हमारा जो एक्सचेंज रेट है इसमें वेरिएशन आ गया इस वजह से। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, जब $1 = 50, $1 = 100 हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन होता है तो क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए। ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं कि ना, बस रट लेते हैं कि अच्छा डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है, पर ये एग्जांपल ध्यान में रखोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। रट्टा देखो, अगर आप इकोनॉमिक्स में रटने लग गए हो ना, ट्रस्ट मी, आप मतलब ना इकोनॉमी का भले ही एग्जाम क्रैक कर लोगे, बट इकोनॉमी में कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। ठीक है ना। तो ट्रस्ट मी, इकोनॉमी को जितना आप रियल लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ोगे उतना बेटर है। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से समझ पाए हो नहीं कि अगर डेप्रिसिएशन होता है $1 = 50, जब $1 = 100 होता है ना, तब जाके क्या होते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो इससे आपको एक चीज सीखने को मिल रही है क्या, कि कहीं ना कहीं अगर हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, तो अगर हम करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए इंडिया की, तो अच्छी चीज होगी ना हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। जब $1 = 50 से हम $1 = 100 की तरफ मूव कर जाएंगे, तो वहां क्या हुआ, डेप्रिसिएशन, एंड दे हेल्प इन बूस्टिंग अवर एक्सपोर्ट्स। पर इसका ना एक उल्टा भी होता है। उल्टा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं। जैसे मान लो इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंडिया को जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, इंडिया क्रूड ऑयल कहां से मंगाता है, दूसरी कंट्री से। ठीक है ना। अब क्रूड ऑयल दूसरी कंट्री से मंगाना है, तो इससे देखो हमारे जो इंपोर्ट्स है ना, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। समझाऊं कैसे? जैसे मान लो क्रूड ऑयल $1 का है, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, क्रूड ऑयल आज $1 का है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को तो क्रूड ऑयल चाहिए चाहिए, ठीक है ना, हमने तेल चाहिए, कच्चा तेल चाहिए चाहिए। तो अगर आज $1 = 50 है, तो हमें 1 लीटर या जो भी एक क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी क्रूड ऑयल के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹50। बट कल को हो सकता है ये $1 = 100 हो जाए, तब हमें कितने देने पड़ेंगे, ₹100 देने पड़ेंगे, राइट। क्यों हुआ, क्यों ऐसा? इसका वजह है कि डेप्रिसिएशन हुआ। जब करेंसी डेप्रिशिएट हुई, तो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जब डेप्रिसिएशन होता है तो क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है, याद करो चॉकलेट वाला एग्जांपल। और जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो हमारे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, याद करो ये क्रूड ऑयल वाला एग्जांपल। ठीक है ना। तो दोनों साइड होती हैं, एक्सपोर्ट्स तो बूस्ट होते हैं, पर हमारे इंपोर्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भी सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है। ठीक है ना। कोई चीज़ इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट हुई तो कहीं ना कहीं अगर उसके एक्सपेंसिव हो जाती है, यही सेम चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो देखो इस वजह से ना काफ़ी बार क्या होती है, करेंसी वॉर्स। करेंसी वॉर्स का क्या मतलब, देखो इंडिया या फिर जैसे चाइना वगैरह कंट्रीज होगी, वो क्या कोशिश करती हैं कि हमारे, मतलब इंडिया चलो छोड़ो, बाकी कंट्रीज का डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का कोशिश करती हैं सारी कंट्रीज ही। ठीक है ना। एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, डेप्रिसिएशन का। तो कहीं ना कंट्रीज क्या कोशिश करती हैं कि करेंसी उनकी डेप्रिशिएट हो जाए। इसको क्या बोल देते हैं, करेंसी वॉर्स। डेप्रिशिएट क्यों करवा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। जैसे चाइना के ऊपर ना अक्सर इल्जाम लगता है इसी चीज़ का कि वो अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली डेप्रिशिएट करवाता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर पाए। इवन आपने ना एक यूएस की वो आती है रिपोर्ट, करेंसी मैनिपुलेटर करके, ठीक है ना, करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट। उसका मतलब यही होता है
कि आर्टिफिशियली अगर हम मैनिपुलेट करें, आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज करेंसी मैनिपुलेटर। ठीक है ना, वो क्यों किया जा रहा है? एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। आई होप अब आपको ये चीज याद रहेगी। पर अब आजकल क्या हो रहा है? अब आजकल आप एक चीज देख रहे हो, आज इसके बिल्कुल अपोजिट एक वॉर चल रही है, अपोजिट करेंसी वॉर। देखो नॉर्मल करेंसी वॉर कौन सी है? नॉर्मल करेंसी वॉर वो है जहां पर क्या हो रहा है कि कंट्रीज की कोशिश है कि वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करवाएं। पर यहां पर रिवर्स करेंसी वॉर के अंदर क्या है कि यहां पर एप्रिशिएशन करवाने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एप्रिसिएशन कराने की बात क्यों कर रहे हैं जबकि डेप्रिसिएशन से फायदा है। देखो आजकल आप जानते हो कि लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा इंडिया, चाइना, इन कंट्री से बाहर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। अब यूएस के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो गया है क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ, लोग यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस वजह से वहां पे डॉलर की ज्यादा डिमांड हो गई है, पर डॉलर की सप्लाई तो लिमिटेड है। तो मतलब यानी कि मतलब कंपैरेटिवली डिमांड के कंपैरिजन में कम है, तो कहीं ना कहीं उससे डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अभी डिस्कस किया था पीछे, डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अब इस वजह से हमारी कंट्री की देख लो, करेंसी कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं अपने। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पड़ा ना अभी कि क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की वैल्यू है, जैसे रुपये की वैल्यू है, वो बाकी करेंसीज के सामने या डॉलर के सामने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा लूज कर सकती है। तो इस वजह से अब इंडिया का सेंट्रल बैंक या बाकी देशों के सेंट्रल बैंक्स क्या कोशिश कर रहे हैं, वो फेड की तरह ही क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं ताकि उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए, वो बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को लूज ना करे। इस वजह से यहाँ पे वर्ड आ गया रिवर्स। नॉर्मली क्या करती हैं कंट्रीज अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करवाने की कोशिश करती हैं ताकि कहीं ना कहीं वो इनको एक्सपोर्ट्स में बूस्ट कर पाए। पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उसके एग्जैक्ट रिवर्स करेंसी वॉर को प्ले किया जा रहा है। आई होप आपको तीनों की तीनों टर्म समझ आ गई होंगी, चाहे वो यील्ड इन्वर्जन हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, उसके साथ ही साथ रिवर्स करेंसी वॉर। इसके साथ ही देखो हमने बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बॉन्ड्स पढ़ लिया आप, ठीक है ना, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, प्राइजेस के साथ क्या उनका रिलेशन होता है, ये अब आपको रटना नहीं पड़ा। आई होप आपने ना समझ लिया है। तो अब कोई ना आपको वैसे भी उठा के पूछ ले, लॉजिकली आप आंसर करो, ठीक है। ये रटने वाली बातें छोड़ो कि अच्छा बॉन्ड प्राइस बढ़ गया तो ये कम हो गया, नहीं, याद करो एग्जांपल्स जो मैंने आपको समझाई हैं उसके बेसिस पे करने की कोशिश करो। देखो इकोनॉमी मैं मानता हूं बिल्कुल एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, पर जब तक आप उसको ना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके नहीं पढ़ोगे ना, आपके लिए टेक्निकली डिफिकल्टी रहेगा क्योंकि आपने रटने की कोशिश करी है। जिस दिन ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आ जाएंगी ना आपको समझ, ट्रस्ट मी, उस दिन इकोनॉमी मुश्किल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना, जब तक आपने उसको लॉजिकली पढ़ना सीखा नहीं, ठीक है ना। जिस दिन ये सीख लोगे उस दिन इकोनॉमी ईजी है। और यही पर्टिकुलर कोशिश रहती है सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी, कि हम आपको चीज़ें बहुत ही ढंग से समझाएं। एंड इवन जो हमारा प्रारंभ का बैच है ना, उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर। तो ये पर्टिकुलर बैच ना ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करी जाती हैं एंड एडवांस्ड लेवल तक डिस्कस किया जाता है। यानी कि एक तरह का ना ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है ना, पूरी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अब बहुत सारी यहाँ पे क्लासरूम फीचर्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर खास फोकस दिया जाता है, टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की, मेंस की, एसेज हो गया, सी सेट कवर्ड है, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। एंड आपको प्रॉपरली स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो भी साहब, यहाँ पे जितने भी आपके कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना यूपीएससी की जर्नी के रिलेटेड, जहाँ पे आपको ज़रूरत है कहीं ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। इसके साथ ही आपके कुछ क्वेरीज हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस मेल पे भी कुछ ना आपके डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर कोर्स एनरोल करने के लिए यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग प्रारंभ कोर्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो एक और पर्टिकुलर आर्टिकल आया था रिगार्डिंग कि इंडिया ने विंडफॉल टैक्स को क्यों कट कर दिया है। देखो अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो करते हो ना, इकोनॉमी जो करंट अफेयर्स हम हर वीक डिस्कस करते हैं, मैंने आपको विंडफॉल टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं यही बोलूंगा कि देखो अभी 2 हफ्ते पहले ही शायद पढ़ा है, कोई बहुत टाइम भी नहीं हुआ, अदरवाइज मैं रिपीट कर देता। बट कहीं ना कहीं देखो आप एक बार जाके दोबारा ये पढ़ लेना, काफ़ी ईजी सा ही कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। और मतलब जिसमें बताया था ना कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाता है, दैट इज नोन एज विंडफॉल, एंड उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो देखो पहले क्या हुआ था, पहले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था, क्योंकि जो ये कंपनीज थी ना जो इस चीज़ में काम करती थी, ठीक है, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, तो उसके ऊपर एक तरह का एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया था। क्यों लगाया था याद करो, क्योंकि अचानक से इनके प्राइजेस बढ़ गए थे, और प्राइजेस बढ़ने की वजह से इनको अनएक्सपेक्टेड बहुत सारा मुनाफा हो गया था। उस अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया था टैक्स।
फिर बाद में देखो वर्ल्ड मार्केट मतलब लोगों को थोड़ा प्रेशर वगैरह भी बनने लगा, वो लोग बोलने लगे कि नहीं इसको हटाओ। उसके अलावा देखो ये भी हुआ कि अब जो प्राइजेज हैं ओवरऑल ना वो भी कम हो गए हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस वजह से गवर्नमेंट ने बोला भी था कि हम इसके ऊपर एक रिव्यू भी लेंगे कि क्या हमें कम करना है या कब कट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा कट कर दिया है। हमें देखो ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी, कब कम कर दिया कब ज़्यादा कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट था विंडफॉल टैक्स। और प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार दोबारा जाके वो वीडियो देख लेना, आपको विंडफॉल टैक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आगे डिस्कस करते हैं। देखो एक तो ना देखो ये पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, बट आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनका गलत जवाब दिया है, ठीक है। मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जिन्होंने गलत जवाब दिया, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर दिया था। उसके बाद भी अगर कुछ लोगों ने गलत दिया, देखो थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा आप ना फर्दर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने क्या डिस्कस करना था यहाँ पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंक्लूडेड नहीं होती इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क। एसेट क्या होते हैं, वो चीज़ें जो आपको बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करके आते हैं, दीज आर आइटम्स ऑफ वैल्यू। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो आपने किसी को पैसा वापस करना होता है, जो एक तरह का उधार किसी ने आपसे आपने किसी से लिया हो सकता है। जैसे कि आप बैंक का केस देखो, बैंक के लिए एसेट क्या है, बैंक के लिए एसेट वो है ना जहां से वो पैसे कमाएगा। पैसा कहां से कमा रहा है बैंक, जब वो किसी को लोन दे रहा है। मान लो बैंक ने आपको लोन दिया, आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया, अब कुछ सालों बाद, ठीक है ना, आपको बैंक ने 5 लाख का लोन दिया, कुछ सालों बाद आपसे वो 6 लाख रुपया एक्सपेक्ट करेगा। तो बैंक की कमाई हो रही है ना यहाँ पे, तो ये बैंक के एसेट हो जाते हैं, जो लोन होता है, जो उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं। और ये चीज़ें होती हैं लाइबिलिटीज़। ये चीज़ें मतलब जब आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, मान लो आपने यहाँ पे 5.5 लाख बैंक में डिपॉजिट किया, कुछ सालों बाद बैंक आपको हो सकता है 5.75 लाख दे, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह डाल के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक ने एक तरह का उधार आपसे ले रखा है और आपको पैसा वापस करना है। ये क्या होती है, ये होती है लाइबिलिटीज। एसेट क्या होते हैं कि बैंक ने किसी को पैसा दे रखा है उधार पे एंड वहां से पैसा वापस आएगा, तो दीज आर व्हाट आइटम्स ऑफ वैल्यू, दीज आर जनरेट रेवेन्यू फॉर द बैंक। लाइबिलिटीज क्या है, जो उन्होंने पैसा रिटर्न करना है। तो अगर इतना पता था, क्या मुश्किल था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पूछा क्या है, एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता। एक तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद ना ये नॉट ही नहीं देखा, उस वजह से आंसर गलत कर दिया। पर देखो ये इस तरह के, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये गलत मत करो, ठीक है ना। तो एसेट्स के अंदर आप जानते हो एडवांसेस जो है वो तो एसेट ही है। डिपॉजिट मैंने आपको बताया ना लाइबिलिटीज हैं, तो इसका आंसर नॉट पूछा था ना, तो आंसर बी ही होगा। डिपॉजिट्स आर व्हाट, दीज आर अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। ये डिस्कस किया ना अभी यहाँ पे, डिपॉजिट्स आर व्हाट, दे आर अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। तो एसेट में ये इंक्लूड नहीं होते, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और फर्दर जैसे ना ये मैं आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक की बैलेंस शीट भी मैंने ना स्क्रीनशॉट लिया था, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि कैश बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। देखो ये ना चीज़ें पढ़ लेना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया, एडवांसेस हो गया, जो कुछ आईसीआईसीआई बैंक की ना फिक्स्ड एसेट्स होंगे, कहीं प्रॉपर्टी ले रखी होगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फिक्स एसेट में आ जाएगा। कोई प्लांट होगा, कोई इक्विपमेंट होगा, वो सारी चीज़ें अदर एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज़ में इनके ना बोरोइंग्स हो गया, अदर लाइबिलिटीज़, डिपॉजिट्स हो गया, ये सारी लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। और भी चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। एक ये फर्दर एक और क्वेश्चन था जो यूपीएससी 2015 में आया था, यहाँ पर भी देखो काफ़ी ईजी सा ही क्वेश्चन था, राइट। तो ये क्वेश्चन का भी ज़्यादातर लोगों ने तो सही जवाब दिया है, एक दो लोगों ने इसका भी गलत दे दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो पूछा गया इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। करेक्ट पूछा है तो ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। अगर सिर्फ भैया ओनली यहाँ पे है तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थोड़ी है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से कंसल्ट करती है, और फिर फर्दर ये डिसाइड करते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को किस रेंज में रखना है। आप जानते हो ना 2 से 6% की जो सीपीआई की रेंज बताई गई है, ठीक है ना। तो ये किसने डिसाइड करी है, ये डिसाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। डिसाइड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसल्टेशन किसके साथ, आरबीआई के साथ, ये ध्यान रखना। तो इस वजह से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आरबीआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेटमेंट 2 देख लो, आरबीआई का कोई रोल नहीं है इन्फ्लेशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए, सरासर गलत।
तो भैया इतनी सारी चीज़ें कर ही क्यों रहा है आरबीआई, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो है। कितना ईजी क्वेश्चन है। तीसरा देख लो, मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सर्कुलेशन को कम करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे या बढ़ाकर करेंगे। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आज भी डिस्कस किया इनफैक्ट हमने। जब मनी सर्कुलेशन कम होगा ना तभी तो कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम गया तो क्या हुआ, लोग उसको ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, लोग स्पेंड नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ आज के कॉन्टेक्स्ट में। देखो बिटकॉइन भी ना कुछ बार बार न्यूज़ में आता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ना आई थिंक बहुत ही बड़ी क्रैश हुई थी, आई थिंक 17-18 हज़ार डॉलर्स के आसपास आ गया था, फिर वापस से ये बढ़ने लग गया है। बार बार न्यूज़ में आता रहता है कि किसी ने मतलब अचानक से पैसा बढ़ गया इसमें, अचानक से कम हो गया। तो बिटकॉइन के ऊपर एक दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ फर्म्स ने भी यहाँ पे अपने ले ऑफ्स किए हैं जो बिटकॉइन के साथ लिंक्ड होते हैं, या ये मेरे मतलब क्रिप्टो कॉइन्स के साथ लिंक्ड होते हैं। कुछ कुछ इशूज उनके साथ भी देखने को मिले हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर इनमें से कमेंट करना है कि ABCD में से कौन सा आंसर है। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन है ये 2019 का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में ना मैं थोड़ा सा आपको जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हो नहीं जानते हो। आपको देखो जिन लोगों को अच्छे से पता है, एक तो आंसर तो इसका कमेंट करो ही करो, उसके अलावा जिसको इन सभी का मतलब पता है, एक एक लाइन डेफिनेशन में बस मुझे बता देना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट क्या है, मुझे पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं कभी नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कभी आपके साथ इनके बारे में डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं मैं आपसे कर ही लूँगा। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स को अपने एंड पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कि कौन कौन से चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ कि यहाँ पर क्या इश्यूज आ रहे हैं, कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, जो कि पार्ट बनना चाहते हैं एक तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट का, बिना रजिस्टर किए उनके साथ डायरेक्टली। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आप कमेंट करोगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो थोड़ी सी ना पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी आज की, क्योंकि मैं भी एक्चुअली थोड़ा कहीं ना अभी प्रॉपर जो मेरी एक्चुअल लोकेशन है वहाँ पर नहीं हूँ किसी कारणवश, बट आगे से मैं इंश्योर करूंगा कि आपको ऐसी डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं फेस ना हो। ठीक है, तो जो भी आपके इश्यूज होंगे, ठीक है, मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा। एंड इन जो मैंने दो क्वेश्चंस आपको पोस्ट किए हैं उनके आंसर्स भी आप डेफिनेटली जो कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।